के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर, हम मोदी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज क्लास की शुरुआत सर के जो क्वेरीज हैं आप लोगों की आई हुई, सर उनका समाधान करेंगे। सर प्लीज आप क्लास संभालें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मेरे पास 3 क्वेरीज हैं और पहली अभिलाषा जी का एक क्वेरी है कि प्लुत ध्वनि का क्या अर्थ है। जैसे अरहम की ध्वनि आदि जो ध्वनि होती है ना, उसमें एक शब्द आता है प्लुत ध्वनि। तो इसमें जो व्याकरण में इसका अर्थ है, प्लुत का मतलब है जिसके उच्चारण में दुगना तिगना या इससे भी ज्यादा समय लगे, वो जो ध्वनि होती है या जो वो स्वर होता है वो प्लुत प्लुत स्वर या ध्वनि कहलाती है। और प्लुत ध्वनि का ये फायदा है कि ये व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है और गहरे ध्यान की मतलब एक पहले की भूमिका बना देता है, ध्यान में जाने की भूमिका का निर्माण कर देता है, विचार शून्यता पैदा करता है। ये प्लुत उच्चारण का एक विशेषता। जैसे ओम की ध्वनि का कोई प्रलम्ब उच्चारण करे, ओम और हम, ये सारी जो है ये, अब जो लास्ट का जो स्वर है इसमें क्या है, हम सामान्य से बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं। इस ध्वनि की विशेषता है, स्वर की विशेषता है कि ये विचारों को कम करती है, विचार शून्यता पैदा करती है और गहरे ध्यान में जाने की एक भूमिका का निर्माण। दूसरा प्रश्न है शरीर प्रेक्षा के बारे में है, शायद संध्या जी का था, पिछली बार भी था, कि शरीर की केमिस्ट्री अलग है, ये अलग तरीके से ही काम करती है। और हालांकि हमको क्या है, हमको देखना तो, चाहे हम श्वास को देखें चाहे शरीर को देखें, हमारा मूल लक्ष्य है आत्मा को देखना। लेकिन हम सीधे अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे, हमको शरीर को देख। अब चूंकि शरीर की केमिस्ट्री जानना हमारा कोई एम नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, चेतना को देखना बिल्कुल अलग है, फिर भी शरीर को देखे बिना हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। शरीर प्रेक्षा में शरीर में होने वाले परिवर्तनों को भी बहुत गहराई से देखना। श्वास प्रेक्षा में श्वास में होने वाले प्रकंपन, कलर, जो भी कुछ है श्वास में भीतर तक जो है अनुभव करना। इसके पीछे 2 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य ये है कि ये हमारी चेतना को सूक्ष्म और चित्त को सूक्ष्म और पटु बनाती है। अभी हमारा जो ध्यान नहीं करते हैं उनका चित्त सूक्ष्म भी नहीं है, पटु भी नहीं, भीतर की गहरी बातों को वो पकड़ नहीं सकती। तो जब हम गहरे ध्यान में भीतर, क्योंकि हम सीधे चेतना तक तो जा नहीं सकते, चेतना में जानने के लिए उसको अति सूक्ष्म बनाना है, तो क्या करेंगे, हम पहले जो सामने सूक्ष्म चीजें आ रही हैं उनको देखेंगे, फिर उससे ज्यादा सूक्ष्म को देखेंगे। तो पहला लक्ष्य है चित्त को सूक्ष्म और पटु बनाना। तो चाहे शरीर प्रेक्षा हो, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, कोई भी ध्यान हो, तो उसका एक लक्ष्य ये है चित्त को सूक्ष्म और पटु बनाना। और शरीर के होने वाले स्थूल परिवर्तनों को, श्वास को देखने का दूसरा लक्ष्य है चेतना को अंतर्मुखी बनाना। क्योंकि हमारी चेतना की अनंत जन्मों से आदत पड़ी बार बार बाहर जाने की आदत, संसार में आसक्ति है, उसके कारण बार बार मन के माध्यम से हमारी चेतना क्या है, बाहर जाती है। और ध्यान ध्यान में हमें क्या करना है, उसे बाहर से मोड़कर भीतर ले जाना। तो फिर जब हम शरीर में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को देखते हैं, चेंजेस को देखते हैं, तो इससे फिर हमारी चेतना को भीतर देखने की आदत बनती है। आपने देखा होगा जो भी बहुत गहरे साधक हैं, जब उनको टाइम मिलता आंख बंद करके भीतर चले जाते,
क्योंकि उनको बाहर फिर कोई रस नहीं रहता है, बाहर अनासक्त हो जाते हैं बाहर की दुनिया से। तो दो प्रमुख लक्ष्य के कारण हम क्या करते हैं, अब ये एक शब्द है कि शरीर की केमिस्ट्री अलग, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं लगा है। मतलब ये लगा है कि शरीर की केमिस्ट्री अलग है, शरीर की केमिस्ट्री भौतिक जगत के सिद्धांतों से चल रही है, प्रकृति के सिद्धांतों से चल रही है, लेकिन उसका उसको देखने का, जानने का मात्र दो लक्ष्य हैं। एक तो चेतना को अंतर्मुखी बनाना, दूसरा है चित्त को सूक्ष्म और पटु बनाना। उसको आप वो जिनका प्रश्न है उस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये बात उनको समझ में आ जाएगी। तीसरा प्रश्न रेशमा जी का है आहरण और संवरण। ज्यादा अच्छा होगा जिस पैराग्राफ से ये दो शब्द हैं उस पूरे पैराग्राफ को शेयर करेंगे, क्योंकि क्या कई बार एक ही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है। वैसे सामान्यतः आहरण का मतलब होता है ग्रहण करना और संवरण का मतलब होता है रोकना। तो ये एक तो जनरल मीनिंग है। फिर भी यदि वो जो पैराग्राफ शेयर करेंगे तो मैं और उस पैराग्राफ के रेफरेंस में भी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ये जो 3 क्वेरीज है मैंने कोशिश की है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछेंगे। मतलब सबका जिज्ञासा रहनी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब आप आगे की क्लास चलाइए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। कृतज्ञ उसमें हम सब आपके आभारी हैं। हम अब आगे की क्लास शुरू करते हैं, इम्यून सिस्टम। और उसके लिए हमारे ट्रेनर आज सूरत से माया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, माया जी आगे की क्लास प्लीज़ अब आप संभालें। ओके। लेवल 2 ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित सभी परीक्षा प्रशिक्षकों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे किसी भी असंतुलन के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उस रोग को शरीर में प्रकृति द्वारा जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता दी गई है वो उसे मिटाती है। लेकिन अगर हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता ही नष्ट हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ऐसी दवाई हमें बचा नहीं सकती। तो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी, इम्यून पावर। ये समझने से पहले मैं थोड़ा एक अपने मस्तिष्क सेरिब्रम के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। हमारे शरीर में से जो भी मैसेज सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा मस्तिष्क में जाता है, यानी आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा आदि आदि अवयव के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क में, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मैसेज मस्तिष्क में जाता है, तो मस्तिष्क में पहुंचने पर वहां उसका विश्लेषण होता है और विश्लेषण के पश्चात एक प्रतिक्रिया तैयार होती है। अब जो प्रतिक्रिया तैयार हुई है उसकी क्रियान्विति 3 मार्ग से होती है। एक है नाड़ी तंत्र, दूसरा ग्रंथि तंत्र और तीसरा रोग प्रतिकारक तंत्र। नाड़ी तंत्र में देखा जाए तो नाड़ी तंत्र का अनुकंपी विभाग के अनुकंपी नाड़ी तंत्र न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, रिलीज करता है और वो संबंधित अंग की क्रियाशीलता बढ़ाता है। ग्रंथि तंत्र में हाइपोथैलेमस थ्रू मैसेज पिट्यूटरी में जाता है और पिट्यूटरी के द्वारा अन्य ग्रंथि में जाता है और हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज किया जाता है और फिर संबंधित अंग की क्रियाशीलता बढ़ाई जाती है। और तीसरा मार्ग है वो है रोग प्रतिकारक तंत्र अथवा रोग प्रतिरोध तंत्र के द्वारा क्रियान्विति होती है। इसी बात को हम अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे, नहीं वही स्लाइड रहने दीजिए श्वेता जी। जैसे कि अगर हमारे पैर में कांटा चुभा तो पैर के त्वचा में स्थित सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा मैसेज हमारे सेरिब्रम में जाएगा, वहां विश्लेषण होगा और एक प्रतिक्रिया तैयार होगी। फिर उस प्रतिक्रिया की क्रियान्विति 3 मार्गों से होगी। पहला है नाड़ी तंत्र। नाड़ी तंत्र को आदेश दिया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि पैर हटा लो
और हम पैर हटा लेते हैं। दूसरा मैसेज ग्रंथि तंत्र के द्वारा जाता है और उस मैसेज के हिसाब से हम 1-2 सेकंड के लिए जब कांटा चुभता है, लगता है, तो भयभीत होते हैं, या यूं कहे कि हम 1-2 सेकंड के लिए विचलित होते हैं। और तीसरा है रोग प्रतिकारक तंत्र, यानी कि साइट ऑफ इंजरी पे जहां कांटा चुभा है वहां इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए रोग प्रतिकारक तंत्र को एक्टिव बनाया जाता है। तो इस तरह ये 3 तरह से हमारे शरीर में मैसेज जाता है, जिसमें हमने नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र के बारे में आगे जाना है। आज हम रोग प्रतिकारक तंत्र के बारे में जानेंगे। वैसे हमारी बॉडी पे हर समय जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया आदि का हमला हो रहा है। वो सब हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रवेश करने के लिए उत्सुक बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पड़ा है और इस न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को प्राप्त करके वो बहुत बहुत अच्छी तरह ग्रो हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने हमारी अगर फेवरेट डिश हमारे सामने आती है तो हमारा मन ललचाता है, वैसे ही हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स को देखकर इस बैक्टीरिया, वायरस आदि पैथोजन का भी मन ललचाता है। तो हमारी बॉडी को होस्ट बनाने के लिए, हमारी बॉडी पे अटैक करने के लिए ये पैथोजन हमेशा रेडी रहते हैं। अब हमारी बॉडी भी इतने सारे न्यूट्रिएंट्स का खजाना लेकर घूम रही है, तो उसकी भी अपनी एक आर्मी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। हमारी बॉडी की आर्मी का नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिकारक तंत्र। इसकी डेफिनेशन लिखे तो इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन। पैथोजन अर्थात एन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज, अर्थात पैथोजन अर्थात जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फंगस, विषैले पदार्थ, कोई भी फॉरेन बॉडी, ये सब पैथोजन कहलाता है जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो हमारे तो इन जो पैथोजन है उससे हमारे शरीर की रक्षा करना, यही हमारे रोग प्रतिरोध तंत्र का कार्य है। अब इस रोग प्रतिरोध तंत्र का संचालन कौन करता है? तो रक्त परिवहन तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम, इन दो तंत्रों की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं मिलकर हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र की प्रक्रिया का संचालन करते हैं। तो रोग प्रतिरोध क्षमता मुख्यत्वे 2 प्रकार की है। नेक्स्ट, तो एक है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी है अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले हम दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। पहले हम प्राकृतिक यानी कि इनेट इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्राकृतिक, इनेट, इन मीन्स इनसाइड और नेट मीन्स बर्थ यानी फ्रॉम द बर्थ। अब प्राकृतिक इम्यूनिटी जन्म से हमारे साथ है, सिंस बर्थ, जैसे स्किन या त्वचा जो जन्म से हमारे साथ है, इवन ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर बर्थ, यानी कि त्वचा तो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से होती है। तो ये स्किन का लेयर जब तक टूटेगा नहीं, कट नहीं होगा, तब तक कोई भी जीवाणु, पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्किन हमारी प्राकृतिक इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में जन्म से, बर्थ से प्रेजेंट है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबसे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, उसे
प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी डेवलप ऑन एक्सपोजर टू पैथोजन, अर्थात पैथोजन की हमारे शरीर में प्रवेश के बाद डेवलप होती है। मान लो आपके अंदर चिकन पॉक्स का वायरस घुस गया तो आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा। आप अपने आप को चिकन पॉक्स होने से नहीं बचा पाओगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब चिकन पॉक्स का वायरस आपके अंदर घुसेगा, प्रवेशेगा, तो आप अपने आप को बचा लोगे, आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। कहते हैं ना कि एक बार चिकन पॉक्स हो जाने पर दूसरी बार नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब चिकन पॉक्स के लिए आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। चिकन पॉक्स के वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी जन्म से नहीं थी, लेकिन एक बार चिकन पॉक्स का वायरस शरीर में प्रवेशा, उसके बाद ये इम्यूनिटी डेवलप हुई, अर्थात चिकन पॉक्स के वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन गए, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो जब भी आपके भीतर नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार पैथोजन आता है, अटैक करता है, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी उस पैथोजन पे अटैक करने के लिए, उस पैथोजन पे को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी के द्वारा। तो अब इसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। अब हम प्राकृतिक रोग प्रतिरोध को हम डिटेल में जानते हैं। अब प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक तंत्र में 4 बैरियर है, या यूं कहे कि सुरक्षा के 4 स्तर है। पहला है फिजिकल बैरियर यानी यांत्रिक सुरक्षा, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी रासायनिक सुरक्षा, तीसरा है सेल्यूलर बैरियर यानी कि कोशिकीय स्तरीय सुरक्षा, और चौथा है साइटोकाइन बैरियर यानी प्रतिजीवाणु रासायनिक पदार्थ। अब हम प्रत्येक स्तर के बारे में एक स्तर के बारे में जानते हैं। तो पहला है फिजिकल बैरियर। बैक्टीरिया शरीर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करना चाहता है, तो पहले हमारी स्किन ने प्रवेश नहीं करने दिया। हमारी स्किन, त्वचा दीवार की तरह उसे रोकती है। तो स्किन में, त्वचा में सबसे ऊपर का जो स्तर होता है वो कैरोटीन का लेयर है, और वो बहुत बहुत मजबूत होता है। इसके साथ एपिडर्मिस नामक स्तर होता है। अब इस स्तर की कोशिकाओं का निरंतर क्षरण होता है, इसलिए इससे चिपके हुए रोगाणु स्वतः ही शरीर से अलग हो जाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि इस तरह की कोशिकाएं स्वतः निकलती रहती है, और जब हम शरीर पे मालिश करते हैं या जब हम नहाते हैं, तो इस तरह की कोशिकाएं अच्छी मात्रा में हमारे शरीर से अलग हो जाती है। तो एपिडर्मिस से चिपके हुए रोगाणु भी स्वतः ही शरीर से निकल जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अब पैथोजन चलो नाक में घुस गया, तो नासा गुहा में भी एक प्रकार का श्लेष्म पदार्थ म्यूकस है, निकलता रहता है। वो नासा गुहा में प्रवेश करने वाली हवा के साथ जीवाणु, धूल के कण या अन्य प्रदूषणों को भी रोकता है। अगर ये जो पैथोजन है वो नासा गुहा की म्यूकस से बचकर अगर हमारी श्वास नली में चला गया, तो हमारी श्वास नली में भी छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। जैसे हमारी फिंगर है, वैसे फिंगर जैसे छोटे छोटे रोम है, इसे सीलिया कहते हैं। और ये छोटे रोम बहुत तेजी से गति करते हैं, बहुत बहुत तेजी से गति करते हैं। तो इस गति के कारण श्वास नली में आए हुए पैथोजन भी नीचे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते
और उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है उसमें हम देखें तो केवल यांत्रिक तरीके से जीवाणु को भीतर जाने से रोका जाता है। न इन पे कोई केमिकल छिड़का जाता है, न इस पे कोई सेल के द्वारा अटैक किया जाता है। इसे फिजिकल बैरियर कहते हैं और उसमें स्किन और म्यूकस का समावेश होता है। अब हम रासायनिक प्रक्रियाओं को द्वारा पैथोजन के रोकेंगे, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड है वो पसीने का स्त्राव करती है और पसीने में लाइसोजाइम नामक एंजाइम है और ये एंजाइम त्वचा पर स्थित जो भी पैथोजन है उसको मार गिराता है, उसको स्किन पे पनपने नहीं देता है। अब देखो हवा में भी बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं और वो हमारे आंख में प्रवेश भी करते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा तो आई इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी आईज के अंदर जो टीयर्स है, आंसू है, उसमें भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम है और वो आंख में प्रवेशने वाले पैथोजन का नाश करता है। अगर हमने बाहर की आलू पूरी, पानी पूरी, चाट पूरी खा ली तो वहां भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेंस होते हैं और ये आलू पूरी, पानी पूरी के साथ भी हमारी मुंह में वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन जाते हैं। लेकिन हमारी मुंह की सलाइवा में भी लाइसोजाइम है और ये लाइसोजाइम उस जीवाणु को, उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को नाश करता है। चलो, अगर वो पैथोजन हमारी सलाइवा से बच गया और हमारे पेट में चला गया तो अगर वो पेट में भी चला जाएगा तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, और वो बहुत जलद है, वो पैथोजन को जला देगा। तो इस तरह हम देखें तो फिजियोलॉजिकल रसायनों के द्वारा शरीर की सुरक्षा की जाती है। इस स्तर में, इस सुरक्षा में जो भी पैथोजन है उसके ऊपर केमिकल छिड़का जाता है और शरीर की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट हम सेल्यूलर बैरियर के बारे में जानेंगे। अब समझ लीजिए ये पैथोजन और आगे चलते हैं। मान लो कि आपकी उंगली कट गई तो ये कट के द्वारा बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस गया, यानी आपकी प्राकृतिक इम्यूनिटी की जो पहला सुरक्षा का स्तर था, जो स्किन था, वो टूट गया और बैक्टीरिया पहुंच गया ब्लड वेसल्स में, ब्लड में। अब बैक्टीरिया बहुत खुश है क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है और इसीलिए वो धड़ाधड़ अपना मल्टीप्लाई करेगा, वो बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगा। अगर इसने हमारे शरीर में से थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स ले लिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो शरीर के वो कद में बहुत बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वो कद में बहुत बहुत छोटे हैं और हमारा कद बहुत बड़ा है। तो ठीक है, उसने थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने टॉक्सिन्स, विष को छोड़ना शुरू कर दिया जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। वैसे हमारे शरीर में देखा जाए तो बहुत सारे बैक्टीरिया है और वो हमें कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, जैसे प्री प्रोबायोटिक, जैसे दही में जो बैक्टीरिया है वो हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक है। तो बैक्टीरिया बॉडी में से न्यूट्रिशन लेकर थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो टॉक्सिन छोड़कर हमें बीमार करने की कोशिश करता है, वो टॉक्सिन रिलीज करता है और इसीलिए हमारे शरीर के सेल, ह्यूमन सेल डरे डरे रहते हैं। तो अब हमारी इम्यून फोर्स एक्टिविटी में आएगी, अर्थात थर्ड सेल्यूलर बैरियर। अब हमारे ब्लड में बहुत सारे WBC है, वो पूरे शरीर में घूमते ही रहते हैं और हम सबको पता है WBC इज अ मेन इम्यूनिटी डेवलपर, अर्थात
हमारे में जो इम्यूनिटी आती है वो मुख्यतः WBC से आती है। और WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, स्वेट काउंट। अब हमारे ब्लड में 5 प्रकार के WBC है: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब इनमें से जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे सेल है पर बहुत खतरनाक है। ये फेगोसाइट है। फेगोमिट मीन्स खाने वाला और साइट मीन्स सेल। तो न्यूट्रोफिल फेगोसाइट है, यानी कि खाने वाला सेल। ठीक है, अब मोनोसाइट के बारे में देखते हैं। रहने दीजिए प्लीज। मोनोसाइट बहुत होशियार है, चालाक है। वो क्या करते हैं, अपना कद बढ़ा देते हैं। यानी मोनोसाइट में से मैक्रोफेजिस डेवलप होते हैं। मैक्रो मीन्स बड़े और फेजिस मीन्स खाने वाला, यानी कि खाने वाला बड़ा सेल। तो मोनोसाइट में से मैक्रोफेजिस बनते हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजिस दोनों ही फेगोसाइट है, खाने वाले सेल है। अब शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया दिखेगा तो सबसे पहले वहां न्यूट्रोफिल पहुंचते हैं। और क्योंकि न्यूट्रोफिल छोटे होते हैं ना, तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे वो जल्दी पहुंच जाते हैं और न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले पहुंचेंगे भी और सबसे पहले ज्यादा मरेंगे भी, क्योंकि उसमें इतनी जान नहीं होती। लेकिन न्यूट्रोफिल अकेले भी तो नहीं है, अभी भी उनके पास मैक्रोफेजिस भी आ रहे हैं बैक्टीरिया को खाने के लिए। तो मैक्रोफेजिस भी उनके साथ दे रहा है। मैक्रोफेजिस आर मच बिगर देन मच बिगर, और वो बहुत सारे बैक्टीरिया को एक साथ खा सकते हैं। और मैक्रोफेजिस इतनी आसानी से मरते भी नहीं है। हाँ, उनका नुकसान अवश्य होता है। ठीक है, तो जहां भी इंफेक्शन हुआ वहां ये दोनों न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजिस पहुंच जाते हैं वहां कंट्रोल करने के लिए, वहां जो जंग है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जिस जगह पे इंफेक्शन हुआ है उस जगह पे भी सुरक्षा उपाय के रूप में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे पहला लक्षण है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अर्थात जहां चोट या घायल स्थान है वहां का स्थान लाल हो जाना, रेड हो जाना, वहां दर्द होना, वो जगह अत्यधिक गर्म हो जाना, वहां सूजन आना। जैसे अगर शरीर में कहीं पे भी हमें इन्फेक्शन के कारण फोड़ा यानी बॉयल हुआ है तो हम जानते हैं कि वो जगह लाल हो जाती है, वहां दर्द होता है, वो भाग गर्म लगता है, सूजन आती है। और कभी कभी पांचवें लक्षण के रूप में उस अंग का कार्य भी बंद हो जाता है। तो ये जो इन्फ्लामेशन है वो एक प्रकार की सुरक्षा और संरक्षा का उपाय है, जिसके द्वारा घायल स्थान से यानी इन्फेक्टेड स्थान से बैक्टीरिया, टॉक्सिन, फॉरेन बॉडी को चोट वाले स्थान से बाहर किया जाता है ताकि वो शरीर के अंदर न फैल सके। कभी कभी हम देखते हैं कि चोट वाले स्थान से व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसे हम पस कहते हैं। वास्तव में जब बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल के बीच युद्ध हो रहा होता है तो इस जंग में कुछ न्यूट्रोफिल मर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैथोजन भी मर जाते हैं, तो उनकी डेड बॉडी ही पस के रूप में बाहर निकलती है। अब शरीर में बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण यानी अटैक होने पर हमें कभी कभी हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि हमें फीवर आता है। तो क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के क्योंकि फीवर आता है, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रोगाणुओं का पनपना रुक जाता है।
तो फीवर अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर छिपी हुई बीमारी को बाहर लाने का संकेत है। इसी को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मलेरिया। अब मलेरिया के अब मच्छर ने, मॉस्किटो ने हमें काटा, पर हमें पता नहीं है कि मॉस्किटो ने हमें काटा है। अब मलेरिया के पैरासाइट हमारे भीतर ब्लड में पनपने लगते हैं। वो हमारी बॉडी के रेड सेल यानी आरबीसी को मारते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं और साथ में टॉक्सिन फैलाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता, क्योंकि पैरासाइट बहुत छोटे हैं, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब हमें ठंड लगती, बुखार आता है, तब हमें पता चलता कि हाँ, हमें मलेरिया हुआ, अर्थात हमारे भीतर मलेरिया के पैरासाइट पनप रहे हैं, हमारे भीतर पैथोजन पनप रहा है। फिर ब्लड टेस्ट और ट्रीटमेंट होती है। तो ये जो फीवर है, उस फीवर से हमें पता चला कि हमारे भीतर पैथोजन पनप रहा है, हमें मलेरिया के पैरासाइट पनप रहे हैं। तो फीवर अपने आप में भी एक बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर छिपी हुई बीमारी को बाहर लाने का संकेत है। जैसे फीवर आने के बाद हमें पता चला कि ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट है। साथ में फीवर में जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, तो जीवाणु की वृद्धि भी रुक जाती है या स्लो हो जाती है। इस तरह फीवर हमें हेल्प करता है। तो ये हमारा थर्ड सेल्यूलर बैरियर यानी कोशिका स्तरीय सुरक्षा के बारे में जाना, और ज्यादातर पैथोजन के सामने जंग इसी स्तर पे हम लोग, हमारी बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम जीत लेती है। अब इन 3 सुरक्षा स्तर यानी यांत्रिक सुरक्षा, रासायनिक सुरक्षा और कोशिकीय सुरक्षा के अतिरिक्त एक चौथा सुरक्षा स्तर है, वो है साइटोकाइन बैरियर, अर्थात प्रतिजीवाणु रासायनिक पदार्थ। इनमें 3 प्रतिजीवाणु रासायनिक पदार्थ का समावेश होता है, इंटरफेरॉन, कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोपेरडीन। ये प्रतिजीवाणु रासायनिक पदार्थ अलग अलग तरीके से शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब जैसे ही वायरस इन्फेक्टेड सेल, जैसे शरीर का कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड होता है, तो वो सेल इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करता है। अब ये इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है, जो हमारे शरीर के स्वस्थ सेल है, उसको सिग्नल देता है और उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है। और जबकि कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोपेरडीन है, वो पैथोजन को पकड़कर इमोबिलाइज करते हैं और उन्हें विकसित करने से रोक लेते हैं। तो इस तरह ये प्रतिजीवाणु रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन से बना है और वो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, और ये भी प्राकृतिक इम्यूनिटी ही है। तो अब तक हमने जन्मजात रोग प्रतिरोध क्षमता, इनेट इम्यूनिटी के बारे में जाना। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब तो इसमें हमने पहला स्तर फिजिकल बैरियर जाना, यांत्रिक सुरक्षा, जिसमें स्किन और म्यूकस का समावेश होता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल लेवल यानी रासायनिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत लाइसोजाइम और एचसीएल का समावेश होता है। तीसरा सेल्यूलर बैरियर यानी कोशिकीय स्तर की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत हमने 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी में से 2 प्रकार के डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का कार्य देखा। वैसे देखा जाए तो सभी डब्ल्यूबीसी कोई ना कोई रूप से अपना योगदान देता ही है। और चौथा साइटोकाइन बैरियर, जिसमें प्रोटीन से बने रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है और वो प्रोटीन पैथोजन को पकड़कर नष्ट करने में हेल्प करता है। अब क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। कभी कभी ये बैक्टीरिया इतना जल्दी ग्रो कर देता है कि न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस
उनको रोक नहीं पाते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया ब्लड में से बाहर निकलकर जो मासूम ह्यूमन सेल में घुस जाते हैं, क्योंकि क्यों क्योंकि ह्यूमन सेल के पास में भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है। तो पैथोजन अब अब पैथोजन के प्रवेश के बाद, जैसे ही पैथोजन की सेल में प्रवेश करता है, तो वो ह्यूमन सेल इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल बन जाता है। अब क्या करोगे? मैक्रोफेजिस हार रहे हैं, न्यूट्रोफिल हार रहे हैं, बैक्टीरिया ह्यूमन सेल में, बैक्टीरिया का ब्लड में से ह्यूमन सेल में जाना भी शुरू हो गया। मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल जंग लड़ लड़ कर थक गए हैं, फिर भी वो जंग तो जारी ही है। तो तो अब तक हमारी ये आर्मी थी और आर्मी से काम चल रहा था, लेकिन अब ये पैथोजन खतरनाक आतंकवादी बन गए हैं। तो इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स चाहिए। अब एक स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाया जाएगा, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेशल लोग है। ये बनती है टी सेल लिम्फोसाइट एंड बी सेल लिम्फोसाइट। और ये टी सेल एंड बी सेल दोनों ही लिम्फोसाइट का ही प्रकार है। और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी ही है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टी सेल लिम्फोसाइट और बी सेल लिम्फोसाइट आते हैं, और ये दो प्रकार से रिस्पॉन्स करती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो टी सेल के द्वारा होता है, और द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बी सेल के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये लिम्फोसाइट तब तक कुछ नहीं करते जब तक इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब अब हम बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजिस हार रहे हैं, और इसीलिए स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत है। तो मैक्रोफेजिस क्या करेगा? मैक्रोफेजिस इस एंटीजन को टी सेल लिम्फोसाइट के संपर्क में लाता है। अब से हम जो एंटीजन पैथोजन के लिए एंटीजन शब्द का प्रयोग करेंगे, ताकि समझने में सरलता रहे। यानी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया को पैथोजन कहेंगे, और अब इसको एंटीजन कहेंगे। ठीक है, तो मैक्रोफेजिस इस एंटीजन को टी सेल लिम्फोसाइट के संपर्क में लाता है। अब टी सेल इस बैक्टीरिया को, इस पैथोजन को, इस एंटीजन को पहचान करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करेगा, वो टी सेल तुरंत अप्रत्याशित रूप से उत्तेजित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टी सेल लिम्फोसाइट उत्तेजित होकर अपने आप को आकार में, कद में बढ़ा देता है, और अपने में से अनेक टी सेल लिम्फोसाइट बनाता है। यानी बहुत सारी टी सेल लिम्फोसाइट की, बहुत सारे टी सेल की कॉपीज बनती है, बहुत सारे टी सेल जनरेट होते हैं, और इनकी कैटेगरीज है। जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ब्लैक कलर का जो चावल के दाने जैसा दिखता है वो एंटीजन है, फिर इसके बाजू में मैक्रोफेज है, और दूसरी तरफ कॉर्नर में टी सेल लिम्फोसाइट है। ये मैक्रोफेज एंटीजन को टी सेल के कांटेक्ट में लाते हैं रिसेप्टर के द्वारा। फिर ये टी सेल है वो कद में बड़ा हो जाता है, दिखाई दे रहा है, और फिर अनेक टी सेल बनता है, अलग अलग कैटेगरी, जिसमें पहला लिखा है एम्पलीफायर टी सेल। ये क्या करता है? दूसरे टी सेल जो है उसकी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। दूसरा है मेमोरी टी सेल, यानी एंटीजन की पहचान करता है, यानी पैथोजन, बैक्टीरिया जो भी है उसकी पहचान करता है। तीसरा है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, यानी ये टी सेल बी सेल के पास जाएगा उसको जगाने के लिए। समझ लीजिए अभी इतना ही।
फिर सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर टी सेल है वो एंटीबॉडी का उत्पादन रोकते हैं। फिर किलर टी सेल है, किलर टी सेल क्या करता है, एंटीजन पर सीधा वार करके उसे नष्ट करता है। और एलर्जी टी सेल एलर्जी उत्पन्न करता है। तो ये जो टी सेल है ये संशोधित और परिवर्तित टी सेल यानी कि इम्प्रूव एंड कद में बढ़ा हुआ एनलार्जेड जो टी सेल है वह ब्लड फ्लो में, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर में फैल जाते हैं पूरे शरीर में, और एंटीजन की तलाश करके उसे सीधे टकराती है, उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक है, अब ये जो टी सेल में हमने हेल्पर टी सेल देखा एक, आगे की प्लीज जरा बताइए। आप देख रहे हो कि टी सेल में 3rd नंबर पर हेल्पर टी सेल दिखाया गया है और उसका काम है एंटीबॉडी के उत्पादन। तो वो क्या करेगा, हेल्पर टी सेल जाएगा बी सेल लिम्फोसाइट के पास। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बी सेल लिम्फोसाइट सोए हुए हैं, तो हेल्पर टी सेल का काम है बी सेल लिम्फोसाइट को जगाना। तो बी सेल लिम्फोसाइट, एक मिनट, हाँ हाँ, तो बी सेल लिम्फोसाइट बी जैसे ही एंटीजन के संपर्क में आते हैं, जैसे ही पैथोजन के संपर्क में आते हैं, उसमें भी पुनः परिवर्धन की प्रक्रिया होती है। इन शॉर्ट मीन्स कि बी सेल भी अपना कद बढ़ा लेते हैं, वो कद में, उनके कद में वृद्धि होती है। फिर बी सेल भी विभाजित होते हैं, जैसे टी सेल विभाजित हुए ना कद में बढ़कर, वैसे ही बी सेल लिम्फोसाइट भी कद में बढ़ते हैं और विभाजित होते हैं। लेकिन इनमें 2 ही कैटेगरीज बनती है, एक प्लाज्मा बी सेल और दूसरा है मेमोरी बी सेल। अब पहले हम प्लाज्मा बी सेल के बारे में जानते हैं। अब ब्लड में अभी भी कुछ बैक्टीरिया घूम रहे हैं, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस पैथोजन के पीछे पीछे भागकर, एंटीजन के पीछे पीछे भागकर थक गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम तो उन्होंने चालू ही रखा है। तो अब उनको, अब पैथोजन को मारने के लिए कुछ सहायता भेजनी पड़ेगी। तो इनके लिए जो सहायता भेजता है, यानी मैक्रोफेज, जो न्यूट्रोफिल, जो मैक्रोफेज, जो टी किलर टी सेल मार रहे हैं, उनको जो सहायता भेजनी है वो सहायता भेजेगा प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल क्या करता है कि 1 मिनट में 1000 एंड 1000 वाई शेप के प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन को रिलीज करता है, और ये वाई शेप की जो प्रोटीन है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं वाई शेप के एंटीजन, एंटीबॉडी को आप देख सकते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, ये एंटीबॉडी ब्लड में जाएगी और ब्लड फ्लो के द्वारा वो जो इन्फेक्शन की जगह वहां जाएगी, फिर एंटीबॉडी अपना काम करेगी। अब एंटीबॉडी का क्या काम है वो हम समझते हैं। एंटीबॉडी का काम है हमारे शरीर की रक्षा करना। ठीक है, अब तक तो बैक्टीरिया खुश हो रहे थे कि भाई हम जंग जीत जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास एंटीबॉडी रूपी वेपन है। तो पहले तो एंटीबॉडी एंटीजन अर्थात बैक्टीरिया को पकड़ लेगा, उसको बाइंड कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वाई शेप के जो येलो कलर के है वो एंटीबॉडी है, और एक साइड हमने न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज बताया है, दूसरी साइड एंटीजन को बताया। तो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन यानी कि बैक्टीरिया को पकड़ लेगी, बाइंड कर लेगी, उसे कहीं जाने नहीं देगी। ठीक है, तो ये उनका पहला काम हुआ कि पहले उसने पकड़ लिया। अब ये क्या करेगी एंटीबॉडी, तो अब ये एंटीबॉडी मैक्रोफेजेस को सिग्नल करेगी। क्या सिग्नल करेगी, मैक्रोफेजेस को कहेगी अरे सुनो, तुम आ जाओ और खा जाओ, मैंने यहाँ एंटीजन को पकड़ रखा है। इस तरह का सिग्नल वो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल को करेगी। अब मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल का काम तो आसान हो जाएगा,
क्योंकि एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ के रखा है, इमोबिलाइज कर रखा है। तो अभी तक क्या हुआ था, एंटीजन के पीछे एंटीजन इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अब एंटीबॉडी ने उसे पकड़ रखा है। तो मैक्रोफेजेस इजीली जाकर खा सकते हैं एंटीजन को, बैक्टीरिया को, वायरस को। तो ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम ये है कि ये एंटीजन जो है, पैथोजन है, उन्होंने हमारे शरीर में टॉक्सिन रिलीज किया है, विष, जहर छोड़ा है, जिसके कारण हम बीमार होते हैं। तो ये एंटीबॉडी उस विष को न्यूट्रलाइज कर देगी, यानी उस विष का प्रभाव को नष्ट कर देगी। तो इस तरह से ये एंटीबॉडी काम करेगी। तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी इस तरह से काम करता है। अब हम मेमोरी बेस, हाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब हम इसमें भी यही बताया गया है, इस स्लाइड में भी आपको प्लाज्मा, ये प्लाज्मा सेल है जो युद्ध में तीर छोड़ते हैं, वैसे ही तीर की तरह ही एंटीबॉडी छोड़ रहे हैं। और दूसरी स्लाइड में एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ के रखा है। ठीक है, अब हम मेमोरी सेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो मेमोरी सेल है वो कभी फाइट नहीं करते, दे जस्ट प्रिजर्व अ मेमोरी ऑफ दिस एनकाउंटर। यानी जो लड़ाई जंग होती है उसको केवल याद रखते हैं, ताकि जब अगली बार यही पैथोजन, यही बैक्टीरिया अटैक करने आएगा तो वो उसे पहचान करेगी। अरे हाँ, इस पैथोजन ने तो 4 साल पहले अटैक किया था। और वो मेमोरी बी सेल एकदम से उस बैक्टीरिया पे अटैक करवा देगी और बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलेगा कि कब इसकी मौत हो गई। इसीलिए चिकन पॉक्स में जब हम पहली बार हम बीमार होते हैं, पर दूसरी बार हम बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेमोरी टी सेल लिम्फोसाइट, रहने दीजिए, क्योंकि मेमोरी टी सेल लिम्फोसाइट आपके पास, आपकी बॉडी में बन चुके हैं। और ये अगली बार जब वायरस आया तो उसे छोड़ती नहीं है, उसे मार गिराती है। और यही वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है। तो वैक्सीन लगाने का मतलब ही यही होता है कि आप में मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो, चाहे वो टी सेल मेमोरी सेल हो या बी सेल मेमोरी सेल हो, मेमोरी बी सेल हो या मेमोरी टी सेल हो, बस मेमोरी सेल प्रोड्यूस करना भी ये वैक्सीनेशन का एक कारण बनता है। तो मेमोरी लिम्फोसाइट, ये जो मेमोरी लिम्फोसाइट है, टी सेल और बी सेल, वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। कब तक? जब तक अगली बार पैथोजन अटैक नहीं करता, तब तक। यानी कि अगली बार जब पैथोजन का अटैक होता है तो ये मेमोरी सेल हमें बचाते हैं, उनको पहचान करके। और ये मेमोरी सेल की लाइफ भी बहुत लंबी होती है, सालों साल जिंदा रहते हैं, और तभी हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, थोड़ा वैक्सीनेशन का भी देख लेते हैं, रहने दीजिए। अब किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है, पिलाई जाती है, कोई भी तरीके से दी जाती है, इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, तो उसे वैक्सीन कहते हैं। इस पूरी क्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। तो पोलियो, टीबी, रुमाम्स, रुबेला, जो भी कोई संक्रामक रोग है, उसकी रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन सबसे प्रभावी और सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। अब वैक्सीन के रूप में जो दी जाने वाली दवा होती है वो रोगकारक जीवाणु या विषाणु की जीवित परंतु क्षीण मात्रा होती है। फिर से कहती हूँ, वैक्सीन के रूप में दी जाने वाली दवा
रोगकारक जीवाणु या विषाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा होती है, या फिर उनको अधमरा सा बनाकर, यानी उनको अप्रभावी करके शरीर में, हमारे शरीर में दाखिल किया जाता है। तो ये जो अधमरा सा एंटीजन है वो बॉडी में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, पर हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। ये वैक्सीनेशन वाला जो अधमरा सा पैथोजन है वो बी सेल लिम्फोसाइट के संपर्क में आता है, तब बी सेल कहता है आई विल नेवर फॉरगेट यू। और अब बी सेल क्या करेगा, बी सेल लिम्फोसाइट उसका एंटीबॉडी भी बना लेगा तथा उसका मेमोरी बी सेल भी बना लेगा। यानी बी सेल लिम्फोसाइट वैक्सीनेशन के द्वारा दिए गए अधमरे जीवाणु का एंटीबॉडी भी बनाएगा और मेमोरी बी सेल भी बनाएगा। ठीक है, तो अब मेमोरी बी सेल इस एंटीजन के स्ट्रक्चर को याद रखेगा, क्योंकि जब फ्यूचर में जब रियल एंटीजन आएगा तब तो वो अधमरा सा नहीं होगा, वो बहुत शक्तिशाली होगा एंड रियल एंटीजन इज डेंजरस। तो मेमोरी बी सेल तुरंत उनसे पहचान लेगी और एंटीबॉडी भी तैयार रहेगी, तो हम संक्रामक रोगों से बच पाएंगे। तो वैक्सीनेशन के द्वारा हम इस तरह संक्रामक रोगों से बच जाते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को इस प्राकृतिक और अर्जित इम्यूनिटी, प्राकृतिक इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी जन्म से हमारे साथ है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद डेवलप होती है। प्राकृतिक इम्यूनिटी में सभी पैथोजन यानी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया आदि के साथ एक ही तरीके से हमारी जन्मजात इम्यूनिटी लड़ती है, इसलिए वो नॉन स्पेसिफिक है। यानी कि हमारी जो जन्मजात इम्यूनिटी वायरस के साथ अलग तरीके से लड़ती है और बैक्टीरिया के साथ अलग तरीके से लड़ती है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक इम्यूनिटी न्यूट्रोफिल, बैक्टीरिया, स्किन स्किन सबके साथ एक समान ही व्यवहार करती है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। अब जबकि जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, हर एक पैथोजन से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार का शस्त्र अर्थात अलग अलग प्रकार का एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाता है और इसीलिए उसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स हमें जल्दी मिलता है, तुरंत मिलता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल आदि WBC हमारे पूरे शरीर में घूमते ही रहती है। तो जैसे ही ब्लड में कहीं पैथोजन मिला, ये तुरंत अटैक कर देते हैं। इसीलिए प्राकृतिक जो इम्यूनिटी है उसमें फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्लो रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि एक्वायर्ड में क्या होता है कि मैक्रोफेज पैथोजन को पकड़ेगा, फिर वो टी सेल लिम्फोसाइट के पास ले जाएगा, फिर हेल्पर टी सेल लिम्फोसाइट उसे बी सेल लिम्फोसाइट के पास ले जाएगा, फिर बी सेल लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा, मेमोरी बी सेल बनाएगा। इस सब में टाइम लगता है, इसीलिए उसमें स्लो रिस्पॉन्स मिलता है। तुलनात्मक दृष्टि से शक्ति देखें तो जन्मजात इम्यूनिटी की शक्ति एक्वायर्ड इम्यूनिटी से कम होती है और इसीलिए मैंने जन्मजात इम्यूनिटी को हमारी आर्मी कहा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैंने स्पेशल टास्क फोर्स बोला है। जन्मजात इम्यूनिटी इनहेरिटेड है, अर्थात हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनहेरिटेड नहीं है, इसे हमें वैक्सीनेशन के द्वारा अपने शरीर में डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हुआ इम्यूनिटी के बारे में। अब हम थोड़ा सा वापस जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान पे थोड़ा सा आ जाते हैं। तो हमने पहले ही बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में कि जैसे ही ब्रेन में, मस्तिष्क में मैसेज जाता है, वहां विश्लेषण होता है और प्रतिक्रिया के 3 मार्ग
से प्रतिक्रिया, 3 मार्ग से क्रियान्विति होती है, प्रतिक्रिया की क्रियान्विति। तो इसमें हमने बताया था एक नाड़ी तंत्र, एक रोग प्रतिरोधक तंत्र और एक ग्रंथि तंत्र। तो हमने अभी ही देखा इम्यून सिस्टम के कैसे काम करता है, टी सेल और बी सेल लिम्फोसाइट कैसे काम करता है वो भी हमने देखा। तो आप बीच में देख सकते हैं रोग प्रतिरोधक तंत्र और इसके नीचे लिखा है टी सेल और बी सेल। अब जो नाड़ी तंत्र में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, उसके न्यूरॉन्स में से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, और जो ग्रंथि तंत्र है एंडोक्राइन ग्लैंड में से निकलने वाले हार्मोन, ये दोनों टी सेल और बी सेल को प्रेरणा देते हैं और उनकी क्षमता का वर्धन करते हैं। अर्थात ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर बी सेल एंड टी सेल को हेल्प करते हैं, यानी उनकी शक्ति बढ़ाते हैं। अब क्या होगा, ये नाड़ी ग्रंथि तंत्र के हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के सपोर्ट मिलने पर टी सेल डायरेक्ट अटैक करता है एंटीजन पे और बी सेल एंटीबॉडी बना के अटैक करता है, नष्ट करता है। ठीक है, वो हमने अभी देखा। तो इस तरह जंग जारी रहती है। तो जो लिम्फोसाइट और एंटीजन के बीच में जंग होती है, तो इस जंग के दौरान साथ साथ बी सेल एंड टी सेल लिम्फोसाइट एक प्रकार का रसायन, केमिकल का भी स्राव करते हैं और उस रसायन को इम्यूनोट्रांसमीटर कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे नाड़ी तंत्र में न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव होता है, ग्रंथि तंत्र में हार्मोन का स्राव होता है, वैसे ही इम्यून सिस्टम में इम्यूनोट्रांसमीटर का स्राव होता है। अब ये इम्यूनोट्रांसमीटर पुनः मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस तथा एएनएस को फीडबैक संदेश भेजता है कि भैया जंग जारी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इम्यूनोट्रांसमीटर सेरिब्रम को ये मैसेज भेजता है कि जंग जारी है, इसीलिए आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिए। हमें जो आप हेल्प कर रहे हैं नाड़ी तंत्र और ग्रंथि के तंत्र के द्वारा, वो हेल्प हमारे पे जारी रखिए। और आप देख सकते हैं फोटो में भी मैंने डॉटेड लाइन के द्वारा बताया है, फीडबैक संदेश वापस जाता है और ये जो मैसेज है वो तब तक जारी रहता है जब तक सारे एंटीजन, सारे विजातीय तत्व, हानिकारक तत्व शरीर में नष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक ये फीडबैक संदेश चालू रहता है। तो आप देख सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में टी एंड बी सेल के संवर्धन से लेकर एंटीजन को नष्ट करने की पूरी चलती प्रक्रिया में सेरिब्रम का सीधा हस्तक्षेप है। सेरिब्रम की सक्रियता एवं उसके सहायकों की तरलता अर्जित रोग प्रतिरोध क्षमता को न केवल प्रभावित करती है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट नियंत्रित भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में होता है। अब हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा रोग प्रतिरोध क्षमता का संवर्धन हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रेक्षा ध्यान द्वारा रोग प्रतिरोध क्षमता का संवर्धन का मुख्य प्रयोग है अनुप्रेक्षा। हम प्रेक्षा ध्यान का चाहे कोई भी प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करते हैं ताकि हमारी बॉडी के मसल रिलैक्स हो, हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाए। फिर हम श्वास प्रेक्षा करते हैं ताकि हमारा श्वास बंद रहे, हमारा मन भी शांत हो जाए। इसके बाद इसमें यानी कि रोग संवर्धन की अनुप्रेक्षा में ज्योति केंद्र प्रेक्षा की जाती है। सामान्यतः क्या होता है, अनुप्रेक्षा में कायोत्सर्ग, उसके बाद श्वास प्रेक्षा, उसके बाद अनुप्रेक्षा और अनुचिंतन होता है। लेकिन रोग प्रतिरोध संवर्धन की अनुप्रेक्षा में ज्योति केंद्र प्रेक्षा भी की जाती है। क्यों? क्योंकि अभी ही हमने देखा कि रोग प्रतिरोध तंत्र का नियोजन मस्तिष्क के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा होता है, इसीलिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा की जाती है। दूसरा कि ज्योति केंद्र हमारी
पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो इसमें से पीनियल ग्लैंड में से निकलने वाला मेलाटोनिन है वो इम्यूनोस्टिम्युलेंट है, तो इसीलिए भी ज्योति केंद्र परीक्षा की जाती है। और तीसरा कारण कि जब क्रोध, आवेश, आवेग आते हैं तो हमारा ऊर्जा का अपव्यय होता है, हमारे शरीर में प्राण शक्ति घटती है, और जिस तरह ऊर्जा का अपव्यय होने से प्राण शक्ति घटने के कारण हमारा रोग प्रतिरोध तंत्र कमजोर बनता है। तो क्रोध, आवेश, आवेग को कम करने के लिए भी ज्योति केंद्र परीक्षा की जाती है। ठीक है, अब फिर हम अनुप्रेक्षा करते हैं रोग प्रतिरोध संवर्धन की। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मेरे भीतर रोग प्रतिरोध क्षमता का संवर्धन हो रहा है, तेजस शरीर पुष्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह। और जब हम बार बार अनुप्रेक्षा का अभ्यास करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के अधिगम एवं स्मृति प्रकोष्ठ में रोग प्रतिरोध क्षमता के अभिवृद्धि के नवीन विचार संचित होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम हमारे अधिगम यानी क्या, सीखना, जानना, लर्निंग, तो अधिगम केंद्र यानी कि लर्निंग सेंटर हमारे मस्तिष्क में है। स्मृति यानी मेमोरी, तो स्मृति प्रकोष्ठ मेमोरी सेंटर भी देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क में आप देख सकते हैं कि भाई हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में है, यानी कि मेमोरी सेंटर और लर्निंग सेंटर दोनों ही हमारे सेरिब्रम में है। और इन दो सेंटर में, सेरिब्रम के इन दो सेंटर में इम्यूनिटी के संवर्धन के अभिवृद्धि के जो विचार है, थॉट्स है, वो वहां इन दो सेंटर में उनका संचय होता है, इकट्ठा होता है। फिर वहां से ये विचार निकलकर उन विचारों की सूचना न्यूरोट्रांसमीटर और इम्यूनोट्रांसमीटर को जाती है। यानी मेमोरी सेंटर और ये जो लर्निंग सेंटर है, जो वहां जो प्रकोष्ठ है, वो सेंटर में जो विचार संचित हुए थे वो वहां से निकलते। कौन से विचार? रोग प्रतिरोध संवर्धन के विचार, वो वहां से निकलते हैं और फिर न्यूरोट्रांसमीटर और इम्यूनोट्रांसमीटर तक पहुंचते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डब्ल्यूबीसी को उत्तेजित करते हैं, डब्ल्यूबीसी की क्षमता में अभिवृद्धि करते हैं। ठीक है, और जो इम्यूनोट्रांसमीटर है वो अस्थि मज्जा में से अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करते हैं। हम जानते हैं हमारे शरीर में से मोस्टली डब्ल्यूबीसी ये बोन मेरो, अस्थि मज्जा में हड्डियों के बीच जो बोन मेरो है उसी में से बनता है। तो इम्यूनोट्रांसमीटर इस बोन मेरो को संदेश देता है और वहां से डब्ल्यूबीसी का उत्पादन बढ़ता है और फिर उसको लिम्फोसाइट के रूप में उसका परिवर्तन होता है। यानी कि जंग चालू है तो उस वक्त लिम्फोसाइट की ज्यादा जरूरत है, टी सेल लिम्फोसाइट, बी सेल लिम्फोसाइट। तो इसीलिए अस्थि मज्जा में से डब्ल्यूबीसी का अधिक उत्पादन एवं लिम्फोसाइट के रूप में परिवर्तन होता है। तो इन शॉर्ट ये जो न्यूरोट्रांसमीटर और इम्यूनोट्रांसमीटर दोनों ही हमारे भीतर डब्ल्यूबीसी की क्षमता को बढ़ाता है। और हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी इज अ मेन इम्यूनिटी डेवलपर, तो इस तरह हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता में अभिवृद्धि होती। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में ये जो रोग प्रतिरोध संवर्धन के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग तो मेन है ही, लेकिन इसके साथ भाव क्रिया, खाद्य संयम, जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन, ये भी हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता में वर्धन को अभिवृद्धि करते हैं। हम अगर भाव क्रिया में रहते हैं तो हमारा ऊर्जा का अपव्यय कम होता है। हम भाव क्रिया के साथ जो भी कार्य करते हैं तो उसमें 80% हमारी ऊर्जा का यूज होता है, केवल 20% ऊर्जा का अपव्यय होता है। अगर हम खाद्य में संयम रखते हैं, जैसे कि अगर हमारी जरूरत दो रोटी की है और अगर हम इसकी जगह 3 रोटी खाते हैं तो
एक्स्ट्रा एक रोटी जो हमने खाई है उसको पचाने के लिए भी हमारी ऊर्जा का अपव्यय होता है। तो अगर हम खाद्य संयम करते हैं तो भी हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन, इसको तो हम सब जानते हैं। तो इसी तरह हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता का वर्धन होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सबने हमें शांति से सुना, इस बदल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम माया जी, आपके प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता। आपने इम्यून सिस्टम जैसे नया और थोड़ा सा टफ जिसे कहूँगी, नए लोगों के, हम लोगों के लिए नया टॉपिक है, इतने सरल और सुंदर शब्दों में समझाया है। और एंटीजन एंटीबॉडी की फंक्शनिंग या वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल इतने इजीली समझा दिया है कि आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आए या पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं कम समझ में आया हो, तो रिकॉर्डिंग देख करके भी आप वापस उसे समझ सकते हैं। और माया जी ने जैसे बताया, भाव क्रिया, खाद्य संयम और जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन करके हम किस प्रकार अपने रोग प्रतिरोध क्षमता को या इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आशा है आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो हम आज, रेनू जी, आज की क्लास एंड करें और हाँ, अगली 2 क्लास मंडे हमारी पूरी आप लोगों की जिज्ञासा, आप लोगों की क्वेरीज के ऊपर ही रहेगी। पूरी क्लास मोदी सर ही संभालेंगे। तो आपकी अगर वैसे कोई क्वेरीज है तो आप सपना जी पटारी को भेज कर छोड़ दें, सर उनको ले लेंगे और लाइव जिज्ञासा का भी समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आशा है सबकी पढ़ाई अब हमारे पास, हम बोल सकते उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। तो 20 को या 19 को लगभग काफी लोग जा रहे हैं। तो ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं सबको। और कोई भी क्वेरी, डाउट या कोई भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अभी भी कोई आपको पूछना है तो प्लीज कांटेक्ट करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पूरा टाइम का नियोजन करके। आज 1 तारीख हो गई है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट सबको। ठीक है, अब हम क्लास संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव के प्रति हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, माया जी, हम सब आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमें इतनी अच्छी क्लास देकर समझाया। और श्वेता जी रामपुरिया का भी बहुत सहयोग था। उन्होंने पूरे टाइम स्लाइड शेयर करके हमें अच्छे से समझने में हेल्प की। श्वेता जी, आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। ठीक है, अगले मंडे फिर सेम टाइम मिलेंगे। तो तब तक के लिए ओम अरहम।